हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है माँ का एकाधिकार क्यों। मोहिनी को लगने लगा था उसके घर की छत पर टंगा ये आसमान का टुकड़ा केवल उसी की धरोहर है। बचपन से लेकर आज तक वो उसके साथ अपना सुख दुख बांटती आई है। गुड़ियों से खेलना बंद करके जब वो कॉलेज की किताबों तक पहुंची तो ये आसमान का टुकड़ा उसके साथ साथ चलता रहा। फिर जब चाचा चाची ने उसका हाथ किसी अजनबी के हाथ में थमाकर उसे विदा कर दिया, तब भी ये आसमान का नन्हा टुकड़ा चोरी चोरी उसके साथ चला आया। तब मोहिनी को लगा कि वो ससुराल अकेली नहीं आई, कोई तो है उसके साथ। उस भरे पूरे परिवार में पति के प्यार की संपूर्ण अधिकारिणी होने पर भी उसके हृदय का कोई कोना इन सारे सामाजिक बंधनों से परे नितांत खाली था और उसे वो अपनी कल्पना के रंगों से इच्छा अनुसार सजाती रहती थी। मोहिनी के माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। माँ की तो उसे याद भी नहीं थी। हाँ, पिता की कोई धुंधली सी आकृति उसके अवचेतन मन पर कभी कभी उभरती थी। किसी जमाने के पुराने रईसों का उनका परिवार था, जिसमें बड़े चाचा के बच्चों के साथ पलती बढ़ती मोहिनी को यूं तो कोई अभाव नहीं था, किंतु जब कभी कोई रिश्तेदार उसे बेचारी कहकर प्यार करने का उपक्रम करता तो वो छिटक कर दूर जा खड़ी होती और सोचती, वो बेचारी क्यों है। बिंदु व मीनू को तो कोई बेचारी नहीं कहता। एक दिन उसने बड़े चाचा के सम्मुख आखिर अपना प्रश्न रख दिया, पिताजी, मैं बेचारी क्यों हूँ। इस अचानक किए गए भोले प्रश्न पर श्यामलाल अपनी छोटी सी मासूम भतीजी का मुंह ताकते रह गए। उन्होंने उसे पास खींचकर अपने से चिपटा लिया। अपने छोटे भाई की याद में उनकी आंखें भर आई थी, जिसे वो बेहद प्यार करते थे। उसकी एकमात्र बेटी को उसकी अमानत मानकर भरसक लाड प्यार से पाल रहे थे। यूं तो चाची भी स्नेहमयी महिला थी, किंतु जब वो अपनी दोनों बेटियों को अगल बगल लिटाकर अपने साथ सुलाती तो दूर खड़ी मोहिनी उदास आंखों से उनका मुंह देखती। उस पर आते जाते रिश्तेदार मोहिनी के मुंह पर ही कह जाते, अभी तो इसका बोझा भी उतारना होगा। बिन माँ बाप की बेटी ब्याहना आसान है क्या। और टुकुर टुकुर ताकती वो उन रिश्तेदारों के पास भी नहीं फटकती। अपनी किताबें समेटकर मोहिनी छत पर जा बैठती। नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी कविताएं लिखती, चित्र बनाती, जिनमें बादलों के पीछे छिपे उसके बाबूजी और माँ उसे प्यार से देख रहे होते। इस तरह अपनी कल्पनाओं के जाल में उलझी सिमटी मोहिनी बड़ी होती रही। वो अधिक सुंदर तो नहीं थी, किंतु उसके भोलेपन का आकर्षण अनायास ही लोगों को अपनी ओर खींच लेता था। बड़ी बड़ी आंखों में मानो सागर लहराता था। फिर एक दिन श्यामलाल के पुराने मित्र लाला हरदयाल ने अपने छोटे भाई के लिए मोहिनी को मांग ही लिया। यूं तो शहर में लाला हरदयाल की गिनती भी पुराने रईसों में होती थी, किंतु अब वो सब शानो शौकत समाप्त हो चुकी थी। उनका काफी बड़ा परिवार था। 5 छोटे भाई थे, जिनमें से 2 अभी पढ़ ही रहे थे। माँ थी, अपनी पत्नी और 3 बच्चे। पिता का निधन हुए काफी समय हो चुका था और नरेंद्र के साथ मिलकर वो इस सारे परिवार के खर्चे का इंतजाम करते थे। नरेंद्र सभी भाइयों में सबसे सीधा और आज्ञाकारी था। लाला हरदयाल उसके लिए किसी ऐसी लड़की को घर में लाना चाहते थे जो उनके परिवार के इस संगठन को बिखरने न दे। हरदयाल की पत्नी और माँ में बनती नहीं थी। काफी समय से वो किसी ऐसी सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की की तलाश में थे जो उनके घर के इस दम घोटू वातावरण को बदल सके। श्यामलाल के यहाँ आते जाते वो मोहिनी को अपने छोटे भाई नरेंद्र के लिए पसंद कर बैठे। श्यामलाल ने नरेंद्र को बचपन से देखा था। बेहद सीधा लड़का था, या यूं कहिए कि कुछ हद तक दब्बू भी था, किंतु उसकी नौकरी अच्छी थी। मोहिनी को उस घर में कोई कष्ट नहीं होगा, ये तो श्यामलाल जानते थे। सो पत्नी से पूछकर उन्होंने विवाह के लिए हाँ कर दी। मोहिनी से पूछने की या उसे नरेंद्र से मिलवाने की आवश्यकता नहीं समझी गई, क्योंकि उस परिवार में ऐसी परंपरा थी ही नहीं। बिंदु और मीनू के विवाह में भी उनकी सहमति नहीं ली गई थी। मोहिनी और नरेंद्र का विवाह अत्यंत सीधे साधे ढंग से संपन्न हो गया। घर के दरवाजे पर बारात पहुंचते ही शोर मच गया। बहू आ गई, बहू आ गई, माँ जी कहाँ हैं भाभी।
पहली बार मोहिनी ने नरेंद्र के मुंह से कोई बात सुनी। वो अंदर कमरे में हैं, अभी आएंगी। तुम दोनों थोड़ा सुस्ता लो, मैं चाय भेजती हूँ। और जेठानी चली गई। थोड़ी ही देर में चाय की ट्रे उठाए 3-4 लड़कियों ने अंदर आकर मोहिनी को घेर लिया। शीघ्र ही 2-3 लड़कियां और भी आ गईं। किसी के हाथ में नमकीन की प्लेट थी तो किसी के हाथ में मिठाई की। नई बहू को सबसे पहले देखने का चाव सभी को था। नरेंद्र इस शैतान मंडली को देखकर घबरा गया। वो चाय का प्याला हाथ में थामे बाहर खिसक लिया। भाभी, हमारे भैया कैसे लगे? एक लड़की ने पूछा। भाभी, तुम्हें गाना आता है? तो दूसरी बोली, अरे भाभी, हम सब तो नरेंद्र भैया से छोटी हैं, हमसे क्यों शर्माती हो? और भी इसी तरह के न जाने कितने सवाल वो करती जा रही थी। मोहिनी इन सवालों की बौछार से घबरा उठी। फिर सोचने लगी, नरेंद्र की माँ जी कहाँ हैं? क्या वो उससे मिलेंगी नहीं? चाय का प्याला थामकर उसने धीरे से सिर उठाकर उन सभी लड़कियों की ओर देखा जिनके भूले चेहरों पर अपनत्व झलक रहा था, किंतु आंखें शरारत से बाज नहीं आ रही थी। मोहिनी कुछ सहज हुई और आखिर पूछ ही बैठी, माँ जी कहाँ हैं? कौन, चाची? अरे वो तो अभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। शगुन के सारे काम तो बड़ी भाभी ही करेंगी। मोहिनी कुछ ठीक से समझ नहीं पाई, इसीलिए चुप ही रही। चुपचाप चाय पीती वो सोच रही थी, क्या वो अंदर जाकर माँ जी से नहीं मिल सकती? तभी जेठानी अंदर आ गई। चलो मोहिनी, माँ जी के पाँव छू लो। मोहिनी उठ खड़ी हुई। सास के पास पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा से झुककर उनके पाँव छुए और इस इंतजार में झुकी रही कि वो अभी उसे खींचकर अपने हृदय से लगा लेंगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सदा सुखी रहो कहते हुए उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया और वहां से चली गईं। ममता की प्यासी मोहिनी को ऐसा लगा जैसे उसके सामने से प्यार का ठंडा अमृत कलश हटा लिया गया हो। फूलों से सजे कमरे में रात्रि के समय नरेंद्र व मोहिनी अकेले थे। यूं तो नरेंद्र स्वभाव से ही शर्मीला था, किंतु उस रात वो भी सूरमा बन बैठा। हिचकिचाती अपने आप में सिमटी मोहिनी को उसने जबरन अपनी बाहों में समेट लिया। जीवन भर के विश्वासों की नींव शायद इसी परस्पर निकटता की आधारशिला पर टिकी होती है। इसीलिए सुबह होते होते दोनों आपस में इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे थे मानो वर्षों से एक दूसरे को जानते हों। मोहिनी नरेंद्र के मन को भा गई थी। दूसरे दिन सुबह सभी मेहमान जाने को हो रहे थे। रसोई में नाश्ते की व्यवस्था हो रही थी, शायद उसे भी काम में हाथ बटाना चाहिए। यही सोचकर मोहिनी भी रसोई के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। जेठानी प्यालों में चाय छान रही थी और माँ पूरियाँ उतार रही थी। मोहिनी ने धीरे से चकला अपनी ओर खिसकाकर सास के हाथ से बेलन ले लिया और मैं बेलती हूँ माँ जी कहकर पूरियाँ बेलने लगी। उसकी बेली 4-6 पूरियाँ उतारने के बाद ही सास धीरे से बोल उठी, नरेंद्र की बहू, पूरियां मोटी हो रही हैं, रहने दो, मैं ही कर लूंगी। मोहिनी सहमकर बाहर आ गई। रात को मोहिनी ने नरेंद्र के कंधों पर सिर टिकाकर 2 दिन से अपने हृदय में मत रहे प्रश्न को पूछ ही लिया, माँ जी मुझे पसंद नहीं करती क्या? नरेंद्र इस बेतुके किंतु बिना किसी बनावट के किए गए सीधे प्रश्न से चौंक उठा। क्यों, क्या हुआ? माँ जी मुझसे प्यार से बोलती नहीं, ना ही मुझे अपने से चिपटाकर प्यार किया। भाभी ने तो प्यार किया लेकिन माँ जी ने नहीं। मोहिनी के दोनों हाथों को थामकर वो बोला, माँ को समझने में तुम्हें अभी कुछ समय लगेगा। वैधव्य के सूनेपन ने ही उन्हें रूखा बना दिया है। उस पर भाभी के साथ कुछ ना कुछ खटपट चलती ही रहती है। इसी कारण माँ जी अंतर्मुखी हो गई हैं, किसी से अधिक बोलती नहीं। कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर शायद वो बदल जाएं। मैं पूरा यत्न करूँगी। और अपने आप में हल्का महसूस करते हुए मोहिनी नरेंद्र से सटकर सो गई। दूसरे दिन सुबह नरेंद्र के बड़े भाई एवं भाभी भी बच्चों सहित लौट गए। नरेंद्र से छोटे दोनों भाई अपनी अपनी नौकरियों पर वापस चले गए थे और 2 सबसे छोटे भाई जो नरेंद्र के पास रहकर पढ़ाई करते थे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। नरेंद्र ने भी 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी। मोहिनी सोच रही थी कि शायद वो दोनों कहीं बाहर जाएंगे, किंतु नरेंद्र ने उससे बिना कुछ छुपाए अपने मन की बात उसके सामने रख दी। माँ जी और छोटे भाइयों को अकेले छोड़कर हमारा घूमने जाना उचित नहीं है।
मोहिनी खुशी खुशी पति की बात मान गई थी। उसे तो वैसे भी अपने दोनों छोटे देवर बहुत प्यारे लगते थे। मायके में बहनें तो थी, लेकिन छोटे भाई नहीं थे। हृदय के किसी कोने में छुपा ये अभाव भी मानो पूरा होने को था। किंतु वो दोनों तो उससे इस कदर शर्माते थे कि दूर दूर से केवल देखते ही रहते थे। कभी मोहिनी से आंख मिल जाती तो शर्मा कर मुंह छिपा लेते। तब मोहिनी हंस कर रह जाती और सोचती, कभी तो उससे खुलेंगे। एक दिन मोहिनी को अवसर मिल ही गया। दोपहर का समय था। नरेंद्र किसी काम से बाहर गए हुए थे और माँ पड़ोस में किसी से मिलने गई हुई थी। अचानक दोनों देवर रमेश और सुरेश किताबें उठाए स्कूल से वापस आ गए। माँ, जल्दी से खाना दो, स्कूल में छुट्टी हो गई है, अब हम मैच खेलने जा रहे हैं। किताबें पटक कर दोनों रसोई में आ धमके, किंतु वहां माँ को ना पाकर दोनों पलटे तो दरवाजे पर भाभी खड़ी थी, हंसती मुस्कुराती। मैं खाना दे दूं? मोहिनी ने हंसकर पूछा तो दोनों सकुचाकर बोले, नहीं, माँ ही दे देंगी। वो कहाँ गई हैं? पड़ोस में किसी से मिलने गई हैं। उन्हें तो मालूम नहीं था ना कि आप दोनों आने वाले हैं। चलिए, मैं गर्मा गर्म पराठे सेक देती हूँ। मोहिनी ने रसोई में रखी छोटी सी मेज पर प्लेटें लगा दी। सुबह सुबह जल्दी से सब यहीं इसी मेज पर खा पी कर भागते थे। मोहिनी ने फ्रिज से सब्जी निकालकर गरम की। कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अचार सब कुछ मेज पर रखा। फ्रिज में दही दिखाई दिया तो उसका रायता भी बना दिया। ये सारी तैयारी देखकर रमेश और सुरेश कूद कर मेज के पास आ धमके। जल्दी जल्दी गरम पराठे उतार कर देती भाभी से खाना खाते खाते उनकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। स्कूल के दोस्तों का हाल, मैच में किसकी टीम अच्छी है, कौन सा टीचर अच्छा है, कौन नहीं, आदि सब खबरें मोहिनी को मिल गईं। उसने उन्हें अपने मायके के किस्से सुनाए, बिंदु और मीनू के साथ होने वाले छोटे मोटे झगड़े, और फिर छत पर बैठकर उसका कविताएं लिखना। सब कुछ सुरेश और रमेश को पता लग गया। अरे वाह भाभी, तुम कविता लिखती हो, तब तो तुम हमें हिंदी भी पढ़ा सकती हो। सुरेश उत्साहित होकर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अपनी किताबें मुझे दिखाना। हिंदी तो मेरा प्रिय विषय है, कॉलेज में तो। और मोहिनी बोलते बोलते सहसा रुक गई, क्योंकि चेहरे पर अजीब सा भाव लिए माजी दरवाजे के पास खड़ी थी। मोहिनी से कुछ ना कहे वो अपने दोनों बेटों से बोली, तुम दोनों मेरे आने तक रुक नहीं सकते थे? रमेश और सुरेश को तो मानो सांप ही सूंघ गया। माँ के चेहरे का ये कठोर भाव उनके लिए नया था। भाभी से खाना मांगकर उन्होंने क्या गलती कर दी, समझ नहीं सके। हाथ का कौर हाथ में ही पकड़े खामोश रह गए। पल दो पल तो मोहिनी भी चुप ही रही, फिर हौले से बोली, ये दोनों तो आप ही को ढूंढ रहे थे। आप थी नहीं तो मैंने सोचा मैं ही खिला दूं। क्यों, क्या घर में फल, डबल रोटी कुछ भी नहीं था जो पराठे सेकने पड़े? माँ ने तल्खी से पूछा। ऐसा नहीं है माँ जी, मैंने सोचा बच्चे हैं, जोर की भूख लगी होगी, इसीलिए बना दिए। तुम्हारे बच्चे तो नहीं है ना, मैं खुद ही निपट लेती आकर। अत्यंत निर्ममता पूर्वक कही गई सास की ये बात मोहिनी को मानो अंदर तक चीर गई। क्या रमेश सुरेश उसके कुछ नहीं लगते? नरेंद्र के छोटे भाइयों को प्यार करने का क्या उसका कोई हक नहीं? उन पर केवल माँ का ही एकाधिकार है क्या? फिर कल जब ये दोनों भी बड़े हो जाएंगे तो माँ जी क्या करेंगी? विवाह तो इनके भी होंगे। फिर रमेश व सुरेश न जाने कब के अपने कमरों में जा दुबके थे, और माँ जी अपनी तीखी दृष्टि के पैने चुभते बाणों से मोहिनी का हृदय छलनी कर अपने कमरे में जा बैठी थी। एक अजीब सा तनाव पूरे घर में छा गया था। मोहिनी की आंखें छलछला आईं। उसे याद आया अपना मायका, जहां वो किसी पक्षी की भांति स्वतंत्र थी, जहां उसका अपना आसमान था, जिसके साथ अपने छोटे मोटे सुख दुख बांटकर हल्की हो जाती थी। मोहिनी को लगा अब भी उसके साथ साथ चलकर आया आसमान का वो नन्हा टुकड़ा उसका साथी है, जो उसे हाथ हिला हिला कर ऊपर बुला रहा है। वो नरेंद्र की अलमारी में कुछ ढूंढने लगी। एक सादी कॉपी और पेन उसे मिल ही गया। जल्दी जल्दी धूल भरी सीढ़ियां चढ़ती हुई वो छत पर जा पहुंची। कैसी शांति थी वहां, मानो किसी घुटन भरी कैद से मुक्ति मिली हो। मन किसी पक्षी की भांति बहती हवा के साथ उड़ने लगा। धूप छत से अभी अभी गई थी, पूरा माहौल गुनगुना सा था। वहीं जीने की दीवार से पीठ टिकाकर मोहिनी बैठ गई
और कॉपी खोलकर कोई प्यारी सी कविता लिखने की कोशिश करने लगी। विचारों में उलझी मोहिनी के सामने सास का एक नया ही रूप उभर कर आया था। उसे लगा व्यर्थ ही वो माँ जी से अपने लिए प्यार की आशा लगाए बैठी थी। इनके प्यार का दायरा तो इतना सीमित, संकुचित है कि उसमें उसके लिए जगह बन ही नहीं सकती। और जैसे जैसे उनके बेटों के विवाह होते जाएंगे, ये दायरा और भी सीमित होता जाएगा, इतना सीमित कि उसमें अकेली माँ जी ही बचेंगी। मोहिनी के मुंह में न जाने कैसी कड़वाहट सी घुल गई। उसका हृदय वितृष्णा से भर उठा। जीवन का एक नया ही पक्ष उसने देखा था। शायद नरेंद्र भी 23 वर्षों में अपनी माँ को इतना नहीं जान पाए होंगे जितना कुछ पलों में मोहिनी जान गई। साथ ही वो ये भी जान गई कि प्यार यदि बांटा ना जाए तो कितना स्वार्थी हो सकता है। मोहिनी ने तब मन ही मन एक निश्चय किया कि वो प्यार को इन संकुचित सीमाओं में कैद नहीं करेगी। माँ जी को बदलना ही होगा। प्यार के इस सुंदर कोमल रूप से उन्हें परिचित कराना ही होगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।